वेलकम बैक टू सबसे पाकिस्तान। अब हम कुछ बात करेंगे जो कि बड़ा ही एक टॉपिक है जो कि सबका इंटरेस्ट भी होता है, जिसमें हर कोई कंसर्न भी होता है अपनी स्किन को लेके, खास क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो स्किन के हवाले से बहुत ज़्यादा हर कोई कंसर्न है। औरतें हो जाएं, मर्द हो जाए, सब लोग अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अच्छी स्किन जो है और हेल्दी स्किन जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और उसको कैसे हम जो है अपनी स्किन को ब्यूटिफाई कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हम एक तो हम ये समझते हैं कि शायद हर मौसम में क्या हम एक ही जो प्रैक्टिस हमने रखी हुई है क्या उसी को रखना चाहिए, या फिर मौसम के लिहाज से हमें अपनी जो प्रैक्टिस है जो हम केयर कर रहे होते हैं, चंद लोग जो केयर कर रहे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, दूसरे लोग जो किसी भी मौसम में केयर नहीं कर रहे होते उनके लिए कितनी मुश्किल बन सकती है और हर मौसम का कितना ज़्यादा किरदार होता है इसमें। और दूसरा ये कि हम जिस तरह से हम देखते हैं कि हम एक दूसरे की स्किन को नहीं देखते, हम अपनी स्किन को टाइप को नहीं देखते कि ये कौन सा टाइप है, हम दूसरों की स्किन को देख के जो वो इस्तेमाल करें तो चीज़ें हम कहते हैं हम भी ये इस्तेमाल करने। इसके साथ साथ ग़िज़ा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने अपनी स्किन को बेहतर करना है, अच्छा करना है। इस सारी सूरत हाल आप देख लें हमारे सामने कि हम लोग अपनी स्किन को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। हमें आज जाने कि हम अपनी स्किन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सहरिश जावेद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है तो हमें अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, चेंजिंग जो वेदर है इसके हवाले से। मौसम क्योंकि जी आ रहा है अब सर्द और उसके हिसाब से खुश्की जो है वो जिल्द पे बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो समर्स में हम चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं उसी तरह हम विंटर्स में भी हमें वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन होता ये है कि हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं, ताज़ा फलों का सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम कर देते हैं क्योंकि ठंड बहुत लग रही होती है और प्यास नहीं लगती है, उसकी से पानी नहीं पीते तो जिल्द भी खुश्की की तरफ जाती है। बाकी जो स्किन केयर का इस्तेमाल है उसमें फेस वॉश, सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हर उम्र के लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है सरिश, एक मसला यह है कि मौसम बदल रहा होता है, हम बाकी चीज़ों की केयर कर रहे होते हैं, अपनी खुराकें भी तब्दील कर रहे होते हैं, अपने कपड़े भी तब्दील कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी स्किन पर शायद उतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। इससे नुकसान क्या होता है और फिर आपने वो भी बताना है कि जब स्किन के मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। होता वो यही है कि हम लोग गर्म ग़िज़ाएं ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं सर्दियों के मौसम में, जिसकी वजह से जिल्द में खुश्की बढ़ती है। और जैसे हम स्किन केयर गर्मियों में कर रहे होते हैं कि सुबह भी उठ के मुंह धो रहे हैं और प्रॉपर स्किन केयर कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, सर्दियों में ठंड की वजह से हमारे मुल्क में थोड़ी ये चीज़ मैंने देखी है कि लोग उस चीज़ में थोड़ी सी लेजीनेस ले आते हैं, लापरवाही भी ले आते हैं और उसकी वजह से मसाइल ये पैदा होते हैं कि जब जिल्द खुश्क होती है तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर सुर्खी या दाने या ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, पिगमेंटेशंस आना शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि हमने उस तरीके से स्किन केयर नहीं फॉलो करनी होती जैसे हम मौसम सरमा में कर रहे होते हैं, मौसम गर्मा में कर रहे होते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है वो एट द टाइम तो इतना फील नहीं होता, लेकिन महीना 2 महीने गुजरने के बाद वो चीज़ें नजर आती हैं। तो उसका तरीका यही है कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और थोड़ा सा उस खौफ को निकालें जो सर्दी का है, उसको बर्दाश्त करें और अपनी स्किन केयर को फॉलो रखें और पानी बहुत ज़्यादा पिएं। अच्छा सहरिश, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है या तो पिंपल्स उनको बहुत ज़्यादा स्किन पे निकल आते हैं या फिर एक्ने का इशू वगैरह हो जाता है, इनकी रीजंस क्या हो जाती हैं और इनके सोल्यूशन क्या हैं, ये भी बताइएगा। ख़वातीन में तो सबसे बड़ी चीज़ देखी गई है वो तो हार्मोन्स की रीजंस होती है, मर्दों में भी इसी तरह से आ जाता है। फिर ये कि जिनकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप होती है उनमें ये इशू ज्यादा आता है। तो सबसे पहले कि अपना हार्मोन चेक करवाएं किसी कंसल्टेंट से, डॉक्टर से डिस्कस करके इस चीज को। ये नहीं कि किसी ने कोई टोटका बताया कि एक्ने के ऊपर जी इलाज लगा लें, अक्सर चीजें उससे खराब हो जाती हैं। फिर ब्यूटी क्रीमों के इस्तेमाल से जो गैर मयारी ब्यूटी क्रीम है जिसमें स्टीरॉइड्स हैं उनकी वजह से ये चीजें आती हैं। खुराक का ऐसा एक्ने में इतना बड़ा ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन ये कि जिन लोगों में टेंडेंसी होती है उनको कुछ चीजें फिर अवॉइड करनी पड़ती हैं। और उसका सोल्यूशन एक तो पहली चीज ये कि अपना जो अंदर का जो रूट कॉज है उसको डिस्कवर करें कि वो क्या है, ताकि उसको ट्रीट किया जा सके। और फिर जो एक्ने की ट्रीटमेंट है, जैसे हमारे सेटअप पे जो है वो हम लोग टॉपिकल चीजों के अलावा हम लोग उसमें फेशियल्स और लेजर और इन चीजों का पील वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सहरिश, ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन खुराक का कितना ज़्यादा इसमें अमल दखल है? खुराक के थ्रू हम किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं? खुराक में ये कि हम जिन चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा,
जो हमारे जिस्म में चीज़ें ऑक्सीडेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, हम ज़रा सॉल्ट ले रहे होते हैं, नमक ले रहे होते हैं, नमक की वजह से चीज़ें इकट्ठी होती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स उन चीज़ों में, ग़िज़ाओं में ज़्यादा होते हैं, जैसे तुष्ट ग़िज़ाएं होती हैं। फलों को ले लें, उसमें आपके पास एप्रिकॉट है, खुबानी है, अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मौसमियाँ, कीनू, ये चीज़ें आ रहे हैं। इसके अलावा अगर सब्जियों में ले लें तो टमाटर हैं, लीमू है। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों वाली जो चीज़ें हैं, जो सब्जियाँ हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा खुराक में रखें। अनार का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। अच्छा, ठीक है। सहरिश, हमें बच्चों के हवाले से भी बताइएगा, हमें बच्चों की स्किन के हवाले से कितना कंसर्न होना चाहिए, और हम आमतौर पर आप क्या देखते हैं कि हम बच्चों के हवाले से इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनकी स्किन का भी ख्याल रखें, बस सब जो कर रहे होते हैं वही करते रहते हैं नॉर्मली? बच्चों को सबसे पहले तो बॉडी को जो है वो मॉइस्चराइज करना, जिसमें चेहरा भी ज़रा शामिल होता है, और सन ब्लॉक की आदत डालनी चाहिए। हमारे मुल्क में एक तो वर्जिश और सन ब्लॉक की 2 चीज़ों की आदत नहीं डाली गई होती है। फिर जैसे प्री टीन्स का टाइम आता है, 9 से 11 साल, 12 साल की उम्र में, उसमें बच्चों को कोई एक माइल्ड क्लेंजर जो उनकी स्किन के हिसाब से हो, और साथ सन ब्लॉक, मॉइस्चराइजर, ये 3 चीज़ें, यही शुरू में मैंने बात की थी कि ये 3 चीजें हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी हैं। अच्छा। और उन उम्र के हिसाब से, स्किन के हिसाब से, प्लस एक्टिविटी के हिसाब से, अगर कोई बच्चा बास्केटबॉल में है या कोई स्विमर है या कोई इंडोर एक्टिविटी करता है तो सन ब्लॉक भी फिर उस हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। अच्छा सहरिश, कुछ लोग जो है वो सुनकर के जी ये 4 क्रीमें जो है मिक्स करके लगाएं तो आप जी गोरे हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी। कितनी खतरनाक हो सकती है? ये खतरनाक इतनी है कि अगर आप इनका, होता ये है कि 3-4 दिन के इस्तेमाल के बाद रिजल्ट ऐसे आते हैं कि लोग उसका इस्तेमाल बाकायदगी से स्टार्ट कर देते हैं। और क्या बात करें, वो मिक्सचर जो है वो ही हमारे बिजनेस बढ़ाता है, क्योंकि 1 महीने के इस्तेमाल के बाद समझें कि अगले कुछ साल आपने सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है। जिल्द पतली हो जाती है, खून की नालियां नुमाया होती हैं, छाइयों का मसला बन जाता है, जिल्द जल जाती है। बेसिकली आप लो क्वांटिटी में तेजाब का इस्तेमाल अपने चेहरे के ऊपर करें, जो मैं अपने क्लाइंट्स को आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में समझाती हूं। ठीक है सहरिश, इन सारे मसाइल के साथ जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, ख़ास तौर पर जब सर्दियां आ रही होती हैं और फिर सर्दियां आ भी जाती हैं, बालों के मसाइल जो हैं वो भी जन्म ले रहे होते हैं, लोग बड़े परेशान रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? बालों के लिए अगेन थ्रू आउट द ईयर जो है, पूरा साल आप अगर केयर कर रहे हैं तो सर्दियों में उसकी सुस्ती ना करें। उसमें सीरम्स अगर आपके बालों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, कि अगर आपके बाल पतले हैं तो आप उस तरह का शैम्पू इस्तेमाल करें, अगर गिर रहे हैं तो उसके मुताबिक शैम्पू इस्तेमाल करें, लेकिन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उससे कंसल्ट करके मेडिकेटेड चीजों का इस्तेमाल करें। देखा देखी या जैसे स्पॉन्सर्ड एड्स आजकल बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं और इतने वो कैची होते हैं कि हम वो देख के चीजें खरीद लेते हैं, इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और अगर कुछ छूट कर जाती है तो फिर उसके ऊपर कायम रहें। ठीक है। अच्छा सहरिश, एक और बात ये है कि जैसे आपने छाइयों की बात की कि छाइयाँ पड़ जाती हैं, इनकी उन क्रीम्स के अलावा और क्या रीजंस हो सकती हैं और इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? छाइयों की एक रीजन क्रीमों के अलावा जो है वो स्ट्रेस भी है, वो चाहे फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, जेनेटिक भी चीजें होती हैं, फिर सन डैमेज की वजह से भी ये चीजें पड़ जाती हैं। खत्म करने का छाइयों का तरीका वो ऊपर से सिर्फ नहीं होता है, अंदर से बेसिकली खून की नालियां इस तरीके से बन जाती हैं कि वो पिगमेंटेशन कॉज करना शुरू, दाग धब्बे बनाना शुरू कर देते हैं, स्याही आ जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट ये कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, और वहाँ पे लेजर ट्रीटमेंट्स हम लोग करते हैं जो अंदर की चीज है उसको खत्म करते हैं। फिर आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी दाग धब्बे और छाइयां जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो अपने टेस्ट करवा के रखें, आपको पता होना चाहिए आपकी बॉडी में किस किस्म की डेफिशिएंसीज हैं। सप्लीमेंट्स उसके लिए साथ एडवाइस किए जाते हैं अगर किसी चीज की डेफिशिएंसी आ रही हो तो। ठीक है सहरिश, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे ध्यान से आप बात कर रही थी और कैसे अपनी स्किन को बेहतर रखा जा सकता है उस हवाले से बता रही थी। हम आगे चलेंगे क्योंकि मौसम की तब्दीली की कुछ बात हो रही थी, तो शहर-ए-कायद के मौसम की बात कर लेते हैं। आइंदा 5 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 14 से 16 सितंबर के दौरान मौसम शदीद गर्म भी रह सकता है। अच्छा, इस दौरान जो है समंदरी हवाएं मुअत्तल और गर्म हवाएं चल सकती हैं, जबकि दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया
गया है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम पंजाब की, तो पंजाब की सूरत हाल जो डिफरेंट है थोड़ी, मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर था, जिस तरह से कहा गया था कि अब स्पेल जो है उसमें एक दिन के बाद दोबारा से 1-2 दिन के बाद दोबारा नया स्पेल भी शुरू होगा। हाँ, और महकमा मौसमियात का बताना है कि इस वक्त हवा का कम दबाव राजस्थान पर मौजूद है, जबकि एक और हवा का कम दबाव खलीज बंगाल में बन चुका है। महकमा मौसमियात ने बताया कि खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव की शिद्दत ज़्यादा है, जिसके बायस 16 से 18 सितंबर के दौरान शहर कायद की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर बारिश का इम्कान भी मौजूद है। कराची का मौसम कैसा रहेगा आइंदा दिनों में बात करेंगे। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। गर्मी पड़ने वाली है कराची में आइंदा चंद रोज़? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक्चुअली जब हवा का कोई कम दबाव सेंट्रल इंडिया से होता हुआ राजस्थान वगैरह या गुजरात पे पहुंचता है, इंडियन गुजरात पे, तो फिर उसके नतीजे में सी ब्रीज सस्पेंड हो जाती है। आजकल भी सी ब्रीज कोई ख़ास नहीं चल रही, जो गो के डायरेक्शन तो सी की तरफ से है लेकिन स्पीड उतनी नहीं है। तो आगे चल के ये 14 से 16 खासकर अगले 3 से 4 दिन जो हैं उसमें ज़्यादा इम्कान है गर्मी पड़ने का। उसकी वजह यही है कि विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सी ब्रीज के बजाय ये आएगी शुमाल मशरक़ या शुमाल से, तो ज़ाहिर है गर्म और रेगिस्तानी हवाओं इलाके की हवाएं आएंगी कराची के ऊपर, तो उसके नतीजे में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। फिर तो ऐसे दिख रहा है कि 38 से 40-41 में किसी दिन ये रेंज रहेगी। जी अच्छा सरदार साहब, मुल्क के दीगर जो हिस्से हैं उनका मौसम कैसा रहेगा उस बारे में बताइएगा। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है आपका, जैसे ये लाहौर और फैसलाबाद और ऊपर सियालकोट नारोवाल, जो मानसून की कोर बेल्ट होती है, तो उसमें आई थिंक कि वो जो स्पेल चल रहा था वो आज है कुछ किसी जगह में स्कैटर्ड, और उसके बाद फिर वहाँ ख़त्म हो जाएगा ये सिलसिला। और अगले 4-5 दिन तक ऐसे लग रहा है कि वक्फा होगा बारिश का उधर नॉर्दर्न एरियाज़ में। अलबत्ता इधर सिंध की तरफ थरपारकर डिस्ट्रिक्ट और बदीन वगैरह की तरफ आइसोलेटेड कोई हो सकती है अगले 2-3 दिनों में के दौरान, लेकिन उसके बाद जब ये डिप्रेशन मूव करता हुआ सेंट्रल इंडिया पे और राजस्थान वगैरह पे पहुंचेगा तो फिर पूरे सिंध में और साउथ पंजाब में अच्छी बारिश। अच्छा, ठीक है सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से अपडेट और मौसम के हवाले से बताया कि कराची में तो गर्म मौसम रहेगा और 38 से 40 डिग्री तक जो है जा सकता है, मतलब गर्मी पड़ सकती है, दर्जा हरारत जा सकता है। और बाकी अगर हम बात करें नॉर्थ की बात करें, जिस तरह से उन्होंने बताया यहाँ पर भी 4-5 दिनों का गैप मौजूद है। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट की। बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो है 18 बरस बाद हफ्ते के रोज पाकिस्तान पहुंच गई थी। और अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट स्क्वाड्स की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ गई है और वो ट्रेनिंग जो अपनी कर रहे हैं। हाँ, और दोनों टीमें आज शाम 4:30 बजे पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी और T20 और वनडे सीरीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। टीम यहाँ पर आई है और ODI के लिए बात करें तो ऑनलाइन फ़रोख्त भी टिकट्स की शुरू हो गई है और जिनकी कीमत जो है 500 से 3000 रुपये मुकर्रर की गई है। PCB की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद ही टिकट खरीदने के अहल होंगे और आने के भी स्टेडियम में अहल होंगे। टिकट लेते और स्टेडियम में दाखिले के वक्त तक उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपके साथ होना बहुत ज़्यादा लाजमी होगा और अलामिया के मुताबिक असली शनाख्ती कार्ड भी हमराह लाना लाजमी होगा। ये चीज़ें होंगी तो फिर और सबसे अहम चीज़ आज जो होने जा रही है वो मुतवक्के यही है कि रमीज़ राजा साहब नए चेयरमैन जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे, उनका इंतखाब हो जाएगा। और उनके इंतखाब से पहले ही मोहम्मद हफीज़ पर जो है एक दफ़ा फिर थोड़ी सी हम कहें कि बिजली गिरी है या फिर उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट किया है और कुछ कहा जा रहा था कि वो नाराज़ भी हैं। तमाम तर मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड की टीम आ गई है, ठीक है, टीम आई है, कैसी टीम आई है न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि चलें जैसी भी टीम आई है कम से कम टीम को लाने में कामयाब हुए हम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर हमजा और इकरा आपको भी। और अगर देखा जाए तो टीम तो चले न्यूजीलैंड की आ गई। आपको याद होगा 2002 में जब न्यूजीलैंड की टीम आई थी तो कराची में उस 5 स्टार होटल के बाहर धमाका हो गया था मई 2002 में स्टीफन फ्लेमिंग की कप्तानी में, जिस दिन टेस्ट मैच होने जा रहा था और फिर मजबूरन जो है वो टीम वापस चली गई, टेस्ट मैच मंसूख हो गया। फिर उसके बाद 2003 में दोबारा आई न्यूजीलैंड की टीम, पाकिस्तान में वनडे वगैरह खेली, लेकिन अब 18 साल के अरसे के बाद
कीवी टीम का पाकिस्तान आना, हमजा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी खुशाइन बात है। हालांकि उनके टॉप के क्रिकेटर्स नहीं है, बेशतर क्रिकेटर्स IPL में हिस्सा ले रहे हैं और फिर बाकी जो है वो वर्ल्ड कप T20 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी टीम आई है यकीनन न्यूजीलैंड की टीम है। लेकिन एक जो है ब्लंडर हो गया है हमजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग हैं कि DRS को वो शामिल करना भूल गए, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड कप सुपर लीग है 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा उसके सुपर लीग के मैचेस में नहीं होंगे ये 3 वनडे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो यकीनन पूछगछ करनी चाहिए रमीज राजा को कि इतना बड़ा ब्लंडर आपको पता था कीवी टीम आ रही है, दुनिया में कहीं नहीं होता। अब ये तौजीह पेश कर रहे हैं कि जनाब तीनों जो DRS चलाने वाली कंपनीज हैं वो IPL में चली गई, तो आप क्या सो रहे थे? आप किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? आप प्रोफेशनल लोग हैं, आपको हर खबर पर, हर चीज पर नजर रखनी होती है। तो मेरे ख्याल में इस ब्लंडर का रमीज राजा को नोटिस लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर आप हमजा आप जिस तरह से कह रहे थे कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान की टीम के लिए सख्त जान हरीफ साबित होगी कीवी टीम, क्योंकि वो बांग्लादेश से आ रहे हैं। हालांकि वो सीरीज वहां हार गए, लेकिन उन्हें थोड़ा सा एशियाई विकेटों का वहां तजुर्बा हुआ है और यहाँ रावलपिंडी में जब 17 सितंबर को मैदान में उतरेंगे तो यकतरफा मुकाबला आप नहीं कह सकते, सख्त जान हरीफ साबित होगी वो टीम। यकीनन दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन मिर्जा साहब अगर हम बात करें DRS जो टेक्निक की आप बात करें, अगर ये नहीं होगी इससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है मैचेस को? देखिए DRS तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इकरा, और डिसीजन रिव्यू सिस्टम है ये, और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। पहले भारत इसकी मुखालफत कर रहा था, लेकिन फिर ICC ने इसको मैंडेटरी करार दे दिया कि जहां पर भी मैचेस होंगे वहां, तो इससे वो एक चार्म खत्म हो जाएगा कि जो रिव्यू लेते थे कप्तान के भाई हम ये बैट्समैन आउट है, अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, तो वो चार्म जो है वो खत्म हो जाएगा। और अब तो ये नेसेसिटी बन गई, जरूरत बन गई है DRS जो है। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है ये। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, मोहम्मद हफीज़ का मामला बहुत संजीदा है। आपने उनको टीम में रख लिया, उसके बाद ऐसी सिचुएशन बना दी कि शायद वो खुद ही नाराज़ होकर चले जाएं। यूनुस खान का इंटरव्यू याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे भी मोहम्मद हफीज़ का हवाला दिया गया था। फिर हम सरफराज को देखें, रिसेंटली शुएब मलिक को भी हम देख लें, हमने ये हालात देखे हैं होते हुए। और क्या वाकई मोहम्मद हफीज़ जितने नाराज़ हैं, कहा जा रहा था कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आपके इल्म में है ऐसा कुछ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए आज पहले रमीज राजा 11 बजे आज के लगभग जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अनअपोज, और फिर उसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। अब देखना ये है कि हफीज, मुझे नहीं लगता कि आज हमजा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और मुझे लग रहा है कि रमीज राजा के चार्ज संभालने से पहले ही मामलात इस तरह से बिगाड़ दिए गए, या तो जानबूझकर बिगाड़े गए या खुद ब खुद बिगड़ गए कि रमीज राजा पे सारा मलबा आकर गिर रहा है। अब रमीज आज जब अथॉरिटी के साथ आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से, उन्हें देखना होगा। मोहम्मद हफीज का जहां तक मामला है हमजा, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो पिछला रिजीम था, उन्होंने खुद NOC दिया था। वसीम खान जो CEO है, उन्होंने NOC दिया था उन्हें कि 18 सितंबर को वो वापस आए, क्योंकि 25 सितंबर से T20 सीरीज पाकिस्तान न्यूजीलैंड की शुरू होगी और हफीज सिर्फ T20 खेल रहे। इसी तरीके से इमाद वसीम को भी 18 सितंबर तक NOC दिया गया था, क्योंकि वो भी T20 खेल रहे हैं। तो इमाद वसीम को नहीं बुलाया, हफीज को भेज दी गई मेल कि आप 12 सितंबर को आ जाए, जिसकी वजह से वो नाराज है। बात हफीज की सही है कि दोहरा मयार क्यों है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो मामलात सही तरीके से चल नहीं पा रहे। और आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जा रही थी तो मोहम्मद हफीज का जो कोविड टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। जब उन्होंने लाहौर की एक लैब से कराया तो वो नेगेटिव आया। तो PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान बड़े चिराग पा हुए कि इससे हमारी बदनामी। तो मामलात पहले से गंभीर थे, पहले से मामला जो थे वो दुरुस्त नहीं थे। लेकिन अब रमीज राजा पे मलबा डालना, लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसको, तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। आज देखते हैं चार्ज लेने के बाद वो किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या अपने प्लान बताते हैं। सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी कोच के नाम का ऐलान भी हो सकता है? बहुत मुश्किल है हमजा, अभी तो आज पहला दिन है रमीज का। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग के बाद वो चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे, लेकिन बातचीत जरूर जारी है बैकडोर से गैर मुल्की कोच के लिए। और पीटर मोज जो इंग्लैंड के हैं, वो उनके लिए कहा जा रहा है कि उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो हो सकता है T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान एक गैर मुल्की कोच ले आए। ये तो इंटरम कोचेज हैं, अबूरी कोचेज हैं, सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन रमीज राजा की जो थिंकिंग है, जो मुझे अंदाजा है कि वो गैर मुल्की कोच के लिए जाएंगे।
अच्छा मिर्जा साहब, लेकिन आप पॉजिटिव चेंजिंग्स क्या देख रहे हैं अगर रमीज़ राजा साहब जिस तरह से चेयरमैन पीसीबी का आज ओहदा संभाल लेते हैं उसके बाद? देखिए, मस्बत तब्दीलियां तो ये होंगी कि एहसान मानी साहब का 3 साला दौर जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना अच्छा नहीं था। वो कहते हैं कि गैर मुल्की टीमें आई, इसमें कोई भी शक नहीं, गैर मुल्की टीमें आई, लेकिन गैर मुल्की टीमों के आने का सिलसिला नजम सेठी साहब के दौर में शुरू हो गया था। वर्ल्ड 11 आई थी, PSL के फाइनल हुए, ठीक है, इस क्रिकेट बोर्ड की एफर्ट्स को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ, जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया एहसान मानी साहब के दौर में, वो दौर जो है क्रिकेट का कोई इतना अच्छा दौर नहीं कहा जाएगा। और वसीम खान साहब को बर्मिंघम से इंपोर्ट करके लाया गया, जो पाकिस्तान के कल्चर से नावाकिफ थे, उनका फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें हुई। रमीज से ये तवक्को की जा रही है, एक तो वो क्रिकेटर है इकरा, और ये चौथे क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सदारत संभालेंगे। इससे पहले अब्दुल हफीज कारदार, फिर जावेद बरकी, और अब से कुछ अरसा कबल एजाज भट्ट जो थे वो चेयरमैन रहे क्रिकेटर। तो रमीज चूंकि पढ़े लिखे, MBA किया हुआ है, दुनिया भर में क्रिकेट कवर करते रहे और उनके कनेक्शंस भी हैं, ताल्लुकात भी हैं, तो तवक्को की जा रही है कि बेहतरी आएगी। अब देखते हैं, परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। अभी से उनके तरफ गोलाबारी करना मुनासिब नहीं है, अभी उनको आने दें, काम करने दें, फिर पता चलेगा, लेकिन तवक्कुआत बहुत है रमीज राजा। अच्छा सर, पीटर मूर्स का आपने जिक्र किया है और वसीम अकरम साहब भी मतलब कह चुके हैं कि बड़े बेहतरीन कोच हैं, और उन्होंने भी उनका तस्करा किया, जिससे लगता है जिस तरह से मामलात वसीम अकरम साहब के तरफ से कहा जाता है कि चलाए जाते हैं कि तकरीबन 90% शायद ये तय हो गया होगा। उनके करियर के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि गैर मुल्की जब कोच आता है कभी बहुत अच्छा हमारे साथ एक्सपीरियंस हो जाता है, हम बॉब वुलमर को आज तक याद करते हैं, कभी हम कहते हैं शायद हमारे कुछ अच्छे प्लेयर्स को साइड पर भी कर दिया गया था। केविन पीटरसन से इनकी लड़ाई रही है, केविन पीटरसन को अपनी कप्तानी तक छोड़नी पड़ी थी, और क्या बेहतरीन बैट्समैन थे, और फिर हमने केविन पीटरसन का करियर भी देखा। पाकिस्तान के पास भी इस वक्त उभरते हुए सितारे हैं, इनके करियर को ज़रा पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भी मुवाजना कीजिएगा, कोई मुश्किलात तो नहीं हो जाएंगी हमारे स्टार्स के लिए? देखिए हमजा, पीटर मूर्स का जो असल तनाज़ा था वो एंड्रयू स्ट्राउस के साथ था, जो उस वक्त इंग्लैंड के कप्तान थे। केविन पीटरसन की बात कर रहा हूँ। केविन पीटरसन का असल तनाज़ा एंड्रयू स्ट्राउस के साथ था, जो उस वक्त इंग्लैंड के कप्तान थे। पीटर मूर्स के बारे में कहा जाता है सख्त मिजाज है और डिसिप्लिन पे बड़ा कंसंट्रेट करते हैं। अब पाकिस्तानी किस तरीके से उनके साथ एडजस्ट करते हैं ये भी देखना होगा। जिस तरह मिकी आर्थर भी डिसिप्लिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, बाद में उन पे इल्जाम लगने लगा कि 1-2 खिलाड़ियों को उन्होंने अपना मुंह बोला बेटा मिकी आर्थर ने, जिसकी वजह से मामला, क्योंकि जब गैर मुल्की कोच आता है तो ये तवक्को की जाती है कि वो फेवरेटिज्म से हटकर, नेपोटिज्म से हटकर काम करेगा। तो पीटर मूर्स चूंकि गोरे हैं और इंग्लैंड के साथ काम कर चुके हैं, तजुर्बा तो है उनको, क्वालिफाइड कोच है, इंग्लिश काउंटी की भी कोचिंग कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उनको आने दे, आकर देखते। अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ। और जिस तरह वसीम अकरम की बात की हमजा आपने, तो पहले हम कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट को 3 W चला रहे हैं, मोहम्मद वसीम अकरम और वसीम खान। अब मोहम्मद वसीम की चले, लगता है चले जाएंगे, और वसीम खान की भी जो किश्ती जो है वो डावाडोल हो रही है। तो वसीम अकरम जो है, जिनको खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने पंजाब में वसीम अकरम प्लस को लगाया हुआ है, उस्मान बुलदार को, तो जब वसीम अकरम प्लस वहाँ है तो वसीम अकरम खुद क्या होंगे। लगता है ये पसे पर्दा पीछे बैठकर वो शॉट्स जरूर खेल रहे हैं, उनकी ओपिनियन जरूर शामिल होती है वसीम अकरम की। बिल्कुल ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे से आप बात कर रहे थे, और सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है, और ये सीरीज़ ख़ास तौर पर T20 सीरीज़ जो होगी वो भी बड़ी अहम होगी T20 वर्ल्ड कप के लिए, और अभी पाकिस्तान के पास कोई मुस्तकिल कोच मौजूद नहीं है। आज रमीज़ राजा साहब क्या सोच लेकर आएंगे वो भी ऐलान कर देंगे, जो कि पता लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की समत क्या बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करेंगे कि वो जो है पॉजिटिव चेंजिंग लेके आए, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो बहुत ज़्यादा डावाडोल और इतने अरसे से है वो थोड़ी ठीक हो, जो बेहतरी की तरफ। और शायद पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बेहतर रमीज़ राजा साहब ही इंटरनेशनल क्रिकेट को समझते हैं, और इस पर सबका इत्तेफाक है, सब मानते हैं इस बात को। खैर, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।